हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम दोस्तों एचएचएम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट मूवमेंट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम इस सब्जेक्ट की डिटेल में स्टडी कर रहे थे, बट अब हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, यानी हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, इसके हमने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक कवर कर लिए थे इससे पिछले लेक्चर में, और ये टॉपिक्स हमने काफ़ी डिटेल में कवर किए थे, आप लोगों ने ये देख लिए होंगे। अब आगे इसके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उनमें हम केवल मेन टॉपिक को रिवाइज करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज के सिंगल लेक्चर में इस 5वें चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। इसके बाद इसके जो आने वाले नए 5 चैप्टर्स रहेंगे 6, 7, 8, 9, 10, उनको 5 लेक्चर में कवर करा देंगे, यानी हर एक लेक्चर में एक एक पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कराया जाएगा ओनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, फिर बाकी इसके बाद जितना भी समय हमें मिलेगा हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए या डेरिवेशंस हो गए, उनको रिवाइज कर लेंगे सिंगल पार्ट में। जैसे हमने सोम में कवर किया था ना, सारे डेरिवेशंस एक पास कर लिए थे, वैसे ही इसमें जो मेन डेरिवेशंस हैं उनको एक पास कवर कर लेंगे। सारे फॉर्मूले का एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे एग्जाम से 1-2 दिन पहले, और बाकी जो मेन न्यूमेरिकल्स होंगे उनको रिवाइज करा देंगे। फिलहाल पहले इसके जितने चैप्टर है ना, उन सबके टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, जिससे कम टाइम में हमारा ये सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग के कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास भी मैं आपको कोशिश करूंगा आज से ही प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूं, एग्जाम तक उसे भी हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब जितना टाइम है पेपर के हिसाब से पढ़ेंगे, मेन टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। क्लियर? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक नंबर 4 से। देखिए आगे के जो आपको ये 7 टॉपिक दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, रेनॉल्ड नंबर भी पूछा जाता है, डिस्चार्ज के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, एनर्जी इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम हो गया, बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशंस जिसमें वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको 1 बाय 1 कवर करेंगे, ध्यान से आप समझते चलिएगा। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पीडीएफ जनरेट कर लीजिएगा, वो कम टाइम में आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। आपको लिखने का इतना समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएं बैठ के, इसलिए आप साथ साथ समझते चलेंगे चीज़ों को। ठीक है, जस्ट रिवीजन की तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिए क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको समझते क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्लियर? चलिए तो समझते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग। इसको ध्यान से समझना आप। हालांकि इसकी डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिससे कि ये समझ में आ जाए वास्तव में क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी को समझने से पहले आप ये ग्राफ समझ लीजिए, और जब भी आपको इसकी डेफिनेशन पूछेगा आपको साथ में ग्राफ बना के आना है। ग्राफ से आपको ये भी पता चलेगा लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है और हायर या अपर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए किस किस के बीच में हमने ये ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ में हमने बी वेग ले रखा है और आई ले रखा है। आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। वी वेग कौन सा वेग है? क्या ये बी वेग ही क्रिटिकल वेलोसिटी है? नहीं, ये जो वी वेग है ये क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं है। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वह वेलोसिटी है जिससे किसी भी पाइप में कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। जैसे मान लिया ये पाइप है, इसके अंदर यहाँ पर कोई भी पानी है, ये पानी बह रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो जिस वेलोसिटी से ये पानी फ्लो कर रहा है वो वेलोसिटी बी है, जिसे हमने एक्स अक्ष पे ले रखा है। और इस द्रव का कुछ ना कुछ ढाल होगी। द्रव्य ढाल जानते हैं, यानी कोई भी लिक्विड जिस स्लोप पर फ्लो करता है वो ढाल बनती है, उसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? आई होता है। आई का फॉर्मूला भी आप सबने पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर कोई भी फ्लूइड है और ये इस तरह से एक ढाल के रूप में फ्लो कर रहा था, जिसकी लंबाई मान लो L है, ऊंचाई H थी ये वाली, तो ये जो स्लोप बनता है ये वाला स्लोप I बराबर H, I बराबर क्या आता है? H/L आता है। ये फॉर्मूला आप सबने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम बता दे रहे हैं आपको। H/L जो होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, I से दर्शाते हैं इसको। तो ये जो ग्राफ बन रहा है हमारा किस किस के बीच में है? यदि किसी पाइप में बह रहे पानी का वेग यानी वेलोसिटी b तथा द्रव्य ढाल यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I है, तो इनके बीच निम्न संबंध लागू होता है। उस संबंध को देखेंगे क्या संबंध है, और उस संबंध पर आधारित ये ग्राफ बनाया गया। तो ये ग्राफ भी आपको समझना है। तो इतना बताइए, ये तो आपको समझ आ रहा है ग्राफ किस किस के बीच में है। पानी जिस किसी भी पाइप में जिस वेग से बह रहा है b, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनता है, और इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है जिसके आधार पर ग्राफ बनाया जाता है। वो संबंध क्या होता है? वो संबंध होता है I बराबर K इंटू में V की पावर N। ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है,
यहाँ पर आई आप जान चुके हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, वी आप जान चुके हैं वेलोसिटी है, एन और के यहाँ पर कांस्टेंट होता है। एन और के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, एन के ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्थिरांक है, ठीक है ये वाले। अब ध्यान देना थोड़ा सा इधर, जब ये ग्राफ हमने बनाया तो ए से बी तक ग्राफ जो रहता है बिल्कुल सीधी रेखा में रहता है। सीधी रेखा में रहने का मतलब है कि यहाँ पर n बराबर 1 रहता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए से बी तक, ध्यान से सुनिएगा समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। ए से बी तक ये जो ग्राफ है ये कैसा रहता है, सीधी रेखा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर n बराबर 1 रहता है। जब आपने n बराबर 1 कर दिया तो n को 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, i बराबर k इंटू वी मिलेगा नहीं, n की जगह 1 हो गया। तो i ये कांस्टेंट था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b हो जाएगा, यानी i b के समानुपाती है। कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। तो बिल्कुल सीधे रेखा में बनाया है, ये समानुपाती को दर्शा रहा है, समझ पा रहे हैं। तो जहाँ पर i और b एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं तो वहाँ तक का जो फ्लो होता है बेटा उसको हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। a से b तक का जो फ्लो है ये कैसा फ्लो है, लेमिनार फ्लो है। ध्यान से सुनिएगा, लेमिनार फ्लो हो गया यहाँ तक, सीधी रेखा में है ये तो क्या हो गया, ये लेमिनार फ्लो। सुनते रहेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाइए बी से सी तक। बी से सी तक क्या हो रहा है इसमें, बी से सी तक। अब जैसे ही पानी है, लेमिनार फ्लो आप सबको पढ़ाया जा चुका है। स्तरीय प्रवाह यानी कि एक ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स अपने स्वयं के पाथ पर बिल्कुल सीधे ट्रेवल करते हैं, जो टेढ़े मेढ़े नहीं चलते। जैसे फ्लूइड के पार्टिकल हैं ये सब, तो ये सब क्या बिल्कुल सीधे सीधे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये कैसा फ्लो हो गया, लेमिनार फ्लो। और जबकि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं जिगजैग तरीके से, ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। आप सबको पढ़ाया गया था, समझ पा रहे हैं ना। टर्बुलेंट फ्लो में टेढ़े मेढ़े चलते हैं पार्टिकल, लेमिनार फ्लो में बिल्कुल सीधे सीधे पार्टिकल चलते हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ तक तो फ्लो कैसा था, लेमिनार था। अब जैसे ही जो आपका फ्लूइड है वो ए से बी तक आ जाता है, अब बी पॉइंट पर आकर के इसमें भंवर बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या, भंवर। भंवर को इंग्लिश में हम एडीज बोलते हैं, एडीज बन जाती हैं, ठीक है, एडीज यानी भंवर कहते हैं इसको। अब ये जो भंवर बनेंगी तो भंवर बनने के बाद क्या होगा, जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो इधर उधर फैल जाएंगे चारों तरफ। जब चारों तरफ फैल जाएंगे तो वो लेमिनार से फिर टर्बुलेंट फ्लो में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। टर्बुलेंट फ्लो मतलब जिसमें पार्टिकल जिगजैग तरीके से चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो यहाँ बी पर आकर के क्या हो गया बेटा, यहाँ पर एडीज बन गई, भंवरें बन गई। तो जहाँ पर भंवर बनती है वहाँ पर की कंडीशन जो होती है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब है यहाँ से लेमिनार से और टर्बुलेंट में बदलना स्टार्ट कर दिया पानी ने। पानी जो फ्लो कर रहा था वो लेमिनार से टर्बुलेंट में बदलना शुरू हो गया है इस इतने जोन में, बी से सी तक। तो बी से सी तक के जोन में एडीज बनती है, भंवर बनती है। यहाँ पर बेटा एन की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 होती है। कितनी होती है, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है। और जब आप इसमें एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर आई बराबर जो फॉर्मूला निकल के आता है के इंटू बी स्क्वायर निकल के आता है। क्या आता है, के इंटू बी स्क्वायर। और इस बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, ये तो लेमिनार फ्लो हो गया आपका ए से बी तक, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। हिंदी में भी आपको सब कुछ दिखा देंगे। ट्रांजिशन, ये हमारा ट्रांजिशन की कंडीशन हो गई यहाँ तक। अब ट्रांजिशन के बाद जो फ्लो होता है ना आपका, वो हो जाता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट में पार्टिकल कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई इधर चल दिया, कोई इधर चल दिया, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। मतलब इनका कोई एक निश्चित पाथ नहीं रहता, ये किधर भी चल देते हैं, चाहे जिधर मन किया उधर घूम लेंगे, टेढ़े मेढ़े चलेंगे, ऐसे एक दूसरे के पाथ को काटते हुए जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। आप सबको समझाया गया था। तो यहाँ सी से आगे फ्लो हो जाता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो सी से आगे तक, सी से आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सी से आगे सी से आगे बेटा जो फ्लो रहता है वो कौन सा हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। आप कहेंगे सर हमें तो क्रिटिकल वेलोसिटी बतानी थी, आप ये सब क्या समझा रहे हैं। अब सुन लीजिए ध्यान से, ये मैंने आपको थोड़ा सा डीप इसलिए बताया था कि आप भूल ना पाए कभी भी क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है। अब एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। क्या मैंने बोला, किसी भी पाइप में पानी फ्लो कर रहा था v वेलोसिटी से, किससे, v वेलोसिटी से, एंड उसकी द्रव्यीय ढाल जो थी वो I थी। इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, I बराबर k इंटू बी की पावर n होता है। n और k यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। a से b तक जो ग्राफ बनता है हमारा बिल्कुल सीधी रेखा में बनता है, मतलब I और b समानुपाती में होते हैं, यानी n बराबर यहाँ 1 रहता है। और ये फ्लो जो होता है लेमिनार फ्लो होता है।
इस बी पर जाकर के भंवर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। भंवर बनने से क्या होता है, यहाँ पर ट्रांजिशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, यानी लेमिनार से टर्बुलेंट में बदलना शुरू हो जाता है आपका जो फ्लो है। ठीक है, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी थी, एन बराबर 2 थी, तो बी बराबर आई बराबर के इंटू बी की स्क्वायर बन जाता है ट्रांजिशन वाले केस में। अब सी से आगे क्या होगा, सी से आगे हमारा कर्व जैसा बन जाता है। यहाँ सीधी रेखा थी, यहाँ सीधी से थोड़ी टेढ़ी रेखा होगी, फिर यहाँ से कर्व बन गया। ये जो कर्व बन रहा है ये टर्बुलेंट फ्लो को दिखा रहा है, सी से और यहाँ तक आगे तक का क्या है, ये टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर अगर आप एन की वैल्यू सुनना चाहते हैं तो 1.75 से लेकर के 2 तक रहती है, 1.75 से 2 तक रहती है एन की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ सुनना ध्यान से, आपने क्या देखा, ए से बी तक बेटा क्या था, ए से बी तक था ये लेमिनार फ्लो, यहाँ पर ट्रांजिशन की कंडीशन आई और यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो में ये बदल गया। तो जो लेमिनार फ्लो होता है ये वाला, ये लेमिनार फ्लो एकदम से टर्बुलेंट नहीं बन जाता, धीरे धीरे करके बदलता है, और जितने बीच में ये बदलना शुरू हो रहा है उस कंडीशन को हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, इतने पोर्शन में, अब यहाँ से फिर सीधा टर्बुलेंट बन गया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जिस पर कोई भी फ्लो या कोई भी फ्लूइड लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में परिवर्तित होता है। कितने सिंपल तरीके से डेफिनेशन आप सबको समझ में आ गई क्या, कि वह यानी कोई भी फ्लूइड है वो जिस वेलोसिटी पर लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होता है वह वेलोसिटी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। उम्मीद है समझ आया होगा सभी को, ये डेफिनेशन सभी को क्लियर है। अब मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो ये क्रिटिकल वेलोसिटी होती है तो इसमें लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट में एक साथ नहीं बदल जाता, पहले बदलना शुरू होता है फिर धीरे धीरे करके बदल जाता है यहाँ पर आकर के। तो यहाँ बी पर क्या हो रहा है, बी पर ये लेमिनार पूरा खत्म हो गया, यहाँ तक, यहाँ से ए से बी तक क्या था, लेमिनार था, यहाँ पर आकर लेमिनार फ्लो समाप्त हो गया। तो जिस बिंदु पर आकर के लेमिनार फ्लो समाप्त होता है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट कौन सा होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट। और इस पॉइंट के बाद से ही लेमिनार से टर्बुलेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर या बी पॉइंट पर जो आपका ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, यहाँ पर लेमिनार फ्लो पूरा समाप्त हो जाता है। तो जहाँ पर लेमिनार फ्लो समाप्त होता है, यहाँ पर जो वेग होता है उसको हम कहते हैं लोअर, कौन सा बेटा, लो कह दो या लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, समझ पा रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक तो ट्रांजिशन हो गया। और सी पर आकर क्या हुआ, सी पर आकर के ये टर्बुलेंट बनना शुरू हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है सी पॉइंट पर। तो बी वाले पॉइंट पर जो वेग था उसको हमने लोअर क्रिटिकल वेग कह दिया, और सी पर बेटा, सी पर जो वेलोसिटी है उसको हम अपर क्या कहेंगे, इसको अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। ये 2 टाइप की होती हैं आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी, कौन कौन सी, लोअर एंड अपर, निम्न क्रांतिक वेग और उच्च क्रांतिक वेग। निम्न में क्या होता है, जहां पर लेमिनार फ्लो समाप्त होता है वहां पर जो वेग होता है उसे लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, और जहां पर ये टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो उसको हम अपर क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ये दोनों टाइप की होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। उम्मीद है आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कभी नहीं भूल सकते, आपके माइंड में ये सेट हो गया पूरा। सर ने बताया पहले लेमिनार फ्लो था, फिर ट्रांजिशन के बाद ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो लेमिनार फ्लो जब टर्बुलेंट फ्लो में जिस वेलोसिटी पर चेंज होता है उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहला लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी जिस पॉइंट पर लेमिनार फ्लो समाप्त हो रहा है उस पॉइंट पर जो वेग होता है उसको हम लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, और जहां पर टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट होता है उसको अपर क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये क्रिटिकल वेलोसिटी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका थ्योरी पार्ट हिंदी में आपको स्लाइड में शो हो रहा है, अब इसमें देख के आराम से इसको लिख लीजिएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए अब समझते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, यानी रेनॉल्ड संख्या। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, पहले तो थ्योरी में समझ लो रेनॉल्ड नंबर होता क्या है। तो रेनॉल्ड नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि किसी भी द्रव का जो फ्लो है वो लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है। यानी एक ऐसा नंबर जिस नंबर को देख करके हम ये बता दें कि हमारा जो फ्लो हो रहा है वो लेमिनार हो रहा है या टर्बुलेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू मान लो 1000 दे दी मैंने।
अब आप ये बता सकते हैं अगर आर एन की वैल्यू 1000 है तो हमारा फ्लो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। आपने देखा 1000, आप तुरंत कह देंगे सर लेमिनार फ्लो होगा। तो कैसे कह देंगे लेमिनार फ्लो होगा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू भी आपको समझनी होगी। पहले आप इतना समझ गए कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। एक ऐसा नंबर होता है जिसकी सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी द्रव का जो फ्लो है वो लेमिनार होता है या टर्बुलेंट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना। अब इसका फॉर्मूला सुन लीजिए, फॉर्मूला क्या है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, रेनॉल्ड संख्या वह संख्या होती है जिससे यह ज्ञात किया जाता है कि द्रव का फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। ये आपकी संख्या रेनॉल्ड नंबर यानी रेनॉल्ड संख्या कहलाती है। अब ये रेनॉल्ड संख्या निर्भर किस किस पे करती है, तो आप फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं किस किस पे डिपेंड कर रही है। तो आर एन बराबर रो बी डी अपॉन म्यू होता है, रो बी डी अपॉन म्यू। तो आप सब जानते हैं डी यहाँ पर डायामीटर होता है। डायामीटर किसका, जिस किसी भी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उस लिक्विड या फ्लूइड के पाइप का डायामीटर होता है। यानी जिस किसी भी पाइप में कोई भी द्रव आपका बह रहा है उस पाइप का जो व्यास है वो डी है। वी यहाँ पर क्या, जिस वेग से पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है वो वेग वी है यहाँ पर। रो मतलब जो कोई भी लिक्विड है या द्रव है या पानी है कुछ भी है, तो वो जो फ्लो कर रहा है लिक्विड, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, वो रो है। म्यू आप सब जानते हैं श्यानता होती है, हालांकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता गुणांक, इसको समझ पा रहे हैं। तो किस किस पर निर्भर कर रहा है ये, रेनॉल्ड संख्या बंद पाइप से बहते तरल के प्रवाह में पाइप के व्यास डी, तरल के घनत्व रो, तरल के वेग v तथा तरल की श्यानता म्यू पर निर्भर करता है, म्यू पर। फॉर्मूला आप सबको याद करना है। ये आर एन बराबर क्या होता है, आर एन यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर होता है रो बी डी अपॉन म्यू। अब हमने पढ़ा है, चूंकि हमने क्या पढ़ा है, जो हमारा न्यू होता है बेटा, न्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आपको मैं पढ़ाया था जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा रहा था तब बताया था आपको, जो न्यू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी निरपेक्ष श्यानता जो होती है वो बराबर क्या होता है, वो होता है आपका म्यू अपॉन में रो होता है। क्या होता है बेटा, म्यू अपॉन में रो होता है। न्यू बराबर म्यू अपॉन रो, ये आप सबको पढ़ाया जा चुका है। तो अगर आप इस रो को नीचे लाएंगे तो इसके नीचे आएगा, तो म्यू अपॉन रो मिलकर हो जाएगा न्यू। तो यहाँ से रो नीचे आ गया तो क्या बचा, बी डी अपॉन म्यू। तो बी डी अपॉन न्यू भी लिख सकते हैं आप, या फिर रो बी डी अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं। ये म्यू होता है, ये न्यू होता है। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पर। इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको म्यू पढ़ते हैं, आधा माँ और यू, म्यू। और जो ऐसे बी जैसा होता है टेढ़ा भी बी, तो इसको हम बोलते हैं न्यू। ठीक है, नया। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो म्यू की फॉर्म में ये फॉर्मूला, न्यू की फॉर्म में ये फॉर्मूला, ये आप सबको रट लेना अच्छे से। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से बता सकते हैं। ये रेनॉल्ड नंबर डिपेंड करता है पाइप के डायमीटर पर, फ्लूइड की वेलोसिटी पर, फ्लूइड की डेंसिटी पर और फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। ठीक है, तो यही सब यहाँ लिखा है। ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। क्लियर है ना। तो यहाँ लिखा भी है, रो यहाँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, बी विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, डी डाया ऑफ पाइप होता है, जो म्यू होता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, और न्यू जो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। या न्यू और म्यू में फॉर्मूले का रिलेशन भी आपको मैंने लिख दिया है। तो ये सब समझ में आ गया। अब कहेंगे सर ये तो ठीक है, लेकिन आपने तो अभी अभी ये कहा था कि रेनॉल्ड नंबर से हम ये बता सकते हैं कि हमारा फ्लो जो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। तो वो तो आपने बताया ही नहीं, तो उसको लिख लो आप नोट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करके लिखेंगे आप लोग। नोट करके कैसे लिखेंगे, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आर एन, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम हो, कितने से बेटा, 2000 से कम हो, तो जो आपका फ्लो होगा वो लेमिनार फ्लो होगा। कौन सा फ्लो होगा, ये जेई तक में पूछा है बहुत बार, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो होगा, जेई में बहुत बार आया, आप उठा के देखना कोई भी बुक, जेई वाली स्टैंडर्ड बुक सब में दे रखे होंगे क्वेश्चन। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से अधिक, कितने से, 4000 से अधिक, 4000 से अधिक हो, तो जो फ्लो होता है बेटा उस फ्लो को कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो। आप सब ने अगर ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप डबल स्पीड में वीडियो देख लिया करें, कम टाइम में कवर हो जाया करेगा। अब कहेंगे 2000 से कम तो सर समझ आ रहा है, चलो लेमिनार हो गया, लेकिन यहाँ आपने डायरेक्ट कह दिया 4000 से अधिक पर टर्बुलेंट होगा। फिर 2000 से 4000 के बीच में क्या होगा, 2000 से 4000 के बीच में तो बता दीजिए सर, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 2000 से अधिक और 4000 से कम, यही तो मतलब हुआ। 2000 से अधिक रेनॉल्ड नंबर हो और 4000 से कम हो, तो इस केस में क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था क्या,
मैंने आपको ग्राफ बनाया था जिसमें बीच में एक बन रहा था टर्बुलेंट वाला, पहले लेमिनार फ्लो था, नहीं पहले लेमिनार था, फिर ट्रांजिशन बन रहा था बीच में, उसके बाद टर्बुलेंट बना था। तो बीच वाला जो ट्रांजिशन था ना, वो ट्रांजिशन की कंडीशन रहती है बेटा यहाँ पर। ये कौन सी कंडीशन रहती है? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन लिख दो। या फिर कई बार लिखा जाता है हिंदी में Rn का मान 2000 से 4000 के बीच है तो प्रवाह का प्रकार अनिश्चित रहता है। कैसा होता है बेटा? निश्चित नहीं बता सकते आप यहाँ पर, अनिश्चित, अनिश्चित रहता है, ठीक है। 2000 से 4000 के बीच में हम नहीं बता सकते फ्लो हमारा टर्बुलेंट है या फिर क्या है, या फिर आपका लेमिनार है, क्योंकि वहां पर एडीज बन रही थी, भंवर जनरेट हो रही थी, और जहां भंवर बनती है वहां पर ट्रांजिशन की कंडीशन आ जाती है। ग्राफ आप सबको समझाया गया था, इसीलिए मैंने ग्राफ अच्छे से समझाया था ताकि यहाँ आपको कोई कैसी भी कंफ्यूजन ना हो। अब कहेंगे वो बात तो ठीक है सर, 2000 से कम बता दिया आपने, 4000 से ज़्यादा बता दिया, 2000 से 4000 के बीच में बता दिया। अब सर जी ये और बता दो, अगर वैल्यू 2000 के बराबर आ गई तो क्या होगा? वैल्यू 2000 के बराबर आ गई तब क्या होगा? Rn की वैल्यू 2000। तो इस केस में आपको बताया था कौन सा? लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो Rn बराबर 2000 होगा, तो इस केस में आपका जो वेग होगा बेटा वो रहेगा Rn बराबर 2000 पर वेग का मान लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, बिल्कुल सही बता रहे थे, क्या होगा? लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। अब अगला आप खुद समझ गए होंगे, क्या समझ गए आप कि अगर Rn की वैल्यू 4000 के बराबर होगी तो इस केस में वेलोसिटी का मान, यहाँ पर तो फ्लो बताते हैं, वेलोसिटी का मान बताते हैं, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी लोग इतना? तो ये नोट पॉइंट सीधे सीधे जेईई एग्जाम्स तक में पूछे गए, और जब भी आपसे एग्जाम में रेनॉल्ड नंबर के बारे में पूछा जाएगा, ये लिख करके, डेफिनेशन लिख करके, इनके टर्म्स लिखने के बाद ये जरूर लिख के आए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं आपको साथ में तरीका भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि जब भी कोई डेफिनेशन आपसे पूछा करे, पहले आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसकी लिखा करें, उसके बाद फॉर्मूला, और लास्ट में उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है टाइम के अकॉर्डिंग और मार्किंग के अकॉर्डिंग, जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से नीचे डिटेल भी लिख दिया करें। ये अच्छे तरीके होते हैं कॉपी को लिखने के, ठीक है। पहले जो पहले ही आप स्टार्टिंग में बकवास मत लिखना शुरू कर देना उसमें कि ये होता है वो होता है। कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछे, पहले उसकी मेन डेफिनेशन, फिर उसका अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, डायग्राम है तो डायग्राम साइड में बनाए, नीचे फिर उसकी डिटेल लिख दें थोड़ा सा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये रेनॉल्ड नंबर में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। अब अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक समझने से पहले इस पर दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं रेनॉल्ड नंबर के, उन दोनों न्यूमेरिकल को और करा देते हैं, उसके बाद समझेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। देखिए समझिए क्वेश्चन, इसमें लिखा है 1 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में 1.5 मीटर पर सेकंड के वेग से पेट्रोल प्रवाहित होता है। एक बार लिखना होता है। यदि पेट्रोल की निरपेक्ष गतिकी श्यानता यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी 8.5 गुणा 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो तो ज्ञात कीजिए कि पेट्रोल का प्रवाह स्तरीय है। स्तरीय मतलब बेटा लेमिनार, स्तरीय मतलब लेमिनार है या फिर विक्षुब्ध, विक्षुब्ध मतलब टर्बुलेंट, टर्बुलेंट, ठीक है। तो आपको बताना है फ्लो जो होगा वो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। क्वेश्चन सभी को समझ आ रहा है? अब आपको क्या बताया गया था? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें हमें ये बताना हो लेमिनार है, फ्लो या टर्बुलेंट है, तो हम रेनॉल्ड नंबर की सहायता से बताते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। पहले आप गिवन डेटा लिखो, क्या क्या आपको दिया है। तो यहाँ गिवन डेटा लिखेंगे बेटा, गिवन डेटा, गिवन डेटा मतलब हो गया दिया है। क्या क्या दिया है आपको यहाँ पर? सबसे पहले पाइप का व्यास दे रखा है, पाइप का व्यास, इंग्लिश वाले बच्चे बोल देंगे डाया ऑफ पाइप। डी की वैल्यू कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर। एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर में, तो 0.01 मीटर, क्योंकि 100 से भाग कर दो मीटर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। वेग दे रखा है या वेग, पेट्रोल किस वेग से प्रवाहित हो रहा है, तो पेट्रोल का वेग, पेट्रोल है तो पेट्रोल कोई भी द्रव होगा वो द्रव का नाम लिखेंगे। पेट्रोल का वेग, वेलोसिटी ऑफ पेट्रोल, वी से डिनोट करेंगे बेटा। वी कितना दे रखा है? 1.5 मीटर पर सेकंड। ये पहले से ही एसआई यूनिट में है, कोई चेंज नहीं करना आपको। यदि पेट्रोल की निरपेक्ष गतिकी श्यानता, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एक तो होता है ओनली विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी, वो होता है म्यू,
और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में तो न्यू होता है, बी को टेढ़ा करके जो बनाते हैं न्यू। तो यहाँ लिख देते हैं निरपेक्ष गति की श्यानता, पेट्रोल की निरपेक्ष गति की श्यानता, निरपेक्ष गति की श्यानता इंग्लिश में लिख लेना आप, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोल, इसको बी को टेढ़ा कर दीजिए, न्यू बोलते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। 8.5 इंटू 10⁻⁻7 ऐसा यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, बिल्कुल सही दे रखा है, यूनिट में कोई चेंज नहीं करना। अब बोल रहा है बताओ फ्लो आपका लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से रेनॉल्ड नंबर निकाल दीजिए बेटा। क्या निकाल दीजिए? रेनॉल्ड नंबर, नंबर मतलब संख्या, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में रेनॉल्ड नंबर कहते हैं RN। RN का फॉर्मूला कौन सा लगाना आपको? न्यू वाला। आपको रो बी डी अपॉन म्यू बताया था, रो को हटा दो, केवल बी इंटू डी अपॉन न्यू कर दो, न्यू। अगर म्यू लिखते तो रो बी डी अपॉन म्यू होता, न्यू के टर्म में ही होता है। वैल्यूज पुट करो, बी की वैल्यू 1.5, डाया 0.01 अपॉन में न्यू की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है बेटा जी। इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर, ये प्लस हो जाएगा ऊपर पावर जा करके, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये यूनिट लेस होगा क्योंकि ये नंबर है। 1.5 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 8.5, 8.5 से डिवाइड किया और ऊपर ले जाएंगे 10 की घात 7 हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए इसमें 10⁻7 से, 10⁻7 से, तो ये आ गया बेटा 17,600 इतना आ रहा है, 17647.05। तो 0.05 को छोड़ सकते हैं आप, सिर्फ इतना लिख दीजिए काफ़ी है। 17,647, ये वैल्यू 4,000 से बेटा अधिक है, और 4,000 से ज़्यादा होने पर क्या बताया था आपको, यहाँ लिख दीजिएगा क्या, चूँकि RN जो आ रहा है बेटा 4,000 से ज़्यादा है, और 4,000 से जब ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं? फ्लो इज टर्बुलेंट, या सीधे लिखिएगा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो हिंदी में विक्षुब्ध प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। बोलिए समझ आ रहा है सभी को? तो कौन सा फ्लो होगा इसमें? टर्बुलेंट फ्लो होगा। आसानी से आप कर सकते थे इसको, इजी था। तो ये यूपी के एग्जाम में पूछे गया था, यूपी पॉलिटेक्निक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। समझ गया आसानी से। इसका एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ लेते हैं, वो भी पूछा गया है पेपर में, आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, रेनॉल्ड नंबर पर ही आधारित है ये क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटेक्निक में पूछा गया था, ये यूपी में नहीं पूछा था, लेकिन हो सकता है पूछ ले इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए इसे भी कर लेते हैं। यदि पानी का प्रवाह RN बराबर 2320 यानी 2320 पर स्तरीय से विक्षुब्ध में परिवर्तित होता है, मतलब लेमिनार से ये टर्बुलेंट में परिवर्तित हो रहा है, तो जब परिवर्तित हो रहा है तो जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है उसमें जो वेग आएगा वो हमारा क्रांतिक वेग होगा, क्योंकि आपको क्रांतिक वेग की परिभाषा भी यही बताई गई थी कि जब लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होता है जिस वेलोसिटी पर, वह वेलोसिटी हमारी क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, RN 2320 पर लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होता है, तो 10 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में प्रवाहित कराने पर पानी का क्रांतिक वेग ज्ञात कीजिए। क्रांतिक वेग ही यहाँ पर पूछ लिया है। पानी की निरपेक्ष गति की श्यानता यानी न्यू की वैल्यू दे रखी है, ये इतनी है, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको बदलाव नहीं करना है। जो RN का फॉर्मूला है ना, उसमें जो वेग v आता है उसी की जगह क्रिटिकल वेलोसिटी VC लिख देना है आपको, बस कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू देखो किस किस की दी है, गिवन डेटा में हमें RN दे रखा है 2320, डाया दे रखा है, डाया 10 सेंटीमीटर है, और क्या दे रखा है, निरपेक्ष गति की श्यानता यानी न्यू दे रखा है बेटा, न्यू की वैल्यू है 0.01008, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको वेग मिलेगा ना वो सेंटीमीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। अगर आप इसको भी दोनों को मीटर में करेंगे तो वेग आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेंटीमीटर, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हमें निकालना क्या बेटा, वेग निकालना है, वेलोसिटी। अब यहाँ क्रांतिक वेग पूछा तो जो हम v लिखते हैं ना, बस उसकी जगह BC लिख देंगे, C मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। समझ पा रहे हैं? यहाँ फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। चलिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, RN बराबर
न्यू वाला है तो रो बी डी होता है, तो ओनली बी लिखेंगे, बी की जगह सी है तो वी सी इंटू डी अपॉन में न्यू। ठीक है, म्यू वाला म्यू की जगह न्यू कर देंगे, क्योंकि म्यू जब लेते हैं जब ऊपर रो आता है। इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, किस किस की वैल्यू पता है हमें, केवल ये वी सी निकालना है। इसको इधर ले जाओ, डी को इधर, तो ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा, डी नीचे जाएगा, तो यहाँ से बी सी क्या हो जाएगा आपका आर एन मल्टीप्लाई बाई न्यू अपॉन में डी। ये बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर पाइए। तो वी सी इक्वल टू आर एन की वैल्यू 2320 इंटू न्यू की वैल्यू 0.01008 अपॉन में डायामीटर 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, कितना है ये 2320 इंटू 0.01008 डिवाइड बाई 10, 2.3856, 2.3 आ रहा है, सही है, 2.338। ये किस में आया बेटा, सेंटीमीटर पर सेकंड में। ये आ गया क्रांतिक वेग, ये हो गया आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसको रफ करते हैं। रेनॉल्ड नंबर हमारा अच्छे से क्लियर हो गया, क्रांतिक वेग अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं डिस्चार्ज की ओर। ठीक है, इसको हटाते हैं और देखिए डिस्चार्ज। चलिए अब समझते हैं डिस्चार्ज के बारे में। दूसरा नाम इसका रेट ऑफ फ्लो भी होता है, हिंदी में इसको प्रवाह की दर या विसर्जन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन में होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है, डिस्चार्ज जो होता है ना, जैसे कोई पाइप है, सपोज ये कोई भी मैंने पाइप बना दिया आपके सामने, लाइक डेट, ये कोई पाइप था, ठीक है, इस तरह से, और इस पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है। ये इधर से थोड़ा कम चौड़ा कर दो, इक्वल तब भी दिखाई देगा ना, यस। यहाँ पर क्या, कोई भी इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, पानी कह दो या लिक्विड कह दो, कुछ भी कह दो आप। तो ये पाइप में चल रहा था इधर से। अब पाइप के इस वाले सिरे से ये जो पानी निकल के बाहर आ रहा है, तो प्रति एकांक समय में कितना पानी इससे बाहर निकल के आया, वो पानी की मात्रा ही क्या होती है, डिस्चार्ज होता है। यानी कहते हैं ना, कितना पानी डिस्चार्ज हो गया, यहाँ से कितना पानी फ्लो करके बाहर आ गया, वो डिस्चार्ज होता है। तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी समय में कितना पानी किसी पाइप से फ्लो करके बाहर आ रहा है, उस पानी की मात्रा कह दो या उसका आयतन कह दो, वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। अब इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल समझते हैं अच्छे से कि ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़, डिस्चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। ठीक है, अब किसी भी पाइप में पानी फ्लो कर रहा था, तो पानी जो पाइप में फ्लो कर रहा है, वो प्रति एकांक समय में पानी का कितना आयतन वहाँ से बाहर निकल के आया, वही क्या कहलाता है, डिस्चार्ज कहलाता है। और सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं, आयतन और समय के अनुपात को, आयतन और समय के अनुपात को विसर्जन कहते हैं। V फॉर वॉल्यूम है, T फॉर टाइम है। तो हम क्या बोल देंगे, टाइम को अगर आप 1 कर दीजिए तो प्रति एकांक समय में पानी का जो आयतन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं, विसर्जन कहते हैं। ये चीज़ बताइए, समझ पा रहे हैं सभी। तो ये यहाँ लिखा पढ़ सकते हैं आप, किसी पाइप की काट में से प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में मतलब ये नीचे वाला ही 1 कर दिया आपने T, तो प्रति इकाई समय में निकलने वाले तरल की मात्रा यानी क्वांटिटी कह दो। जैसे 1 लीटर पानी है तो पानी की मात्रा है वो, तो या फिर उसका आयतन कह दो, क्वांटिटी या फिर आयतन, यानी वॉल्यूम को तरल के प्रवाह की दर या विसर्जन कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ, थोड़ा यूनिट को समझ लीजिए। ठीक है, अभी इसके 2 फॉर्मूले और आएंगे, 3 फॉर्मूले, तीनों आपको याद करने होंगे, इजीली समझ में आ जाएंगे, ध्यान रखिए। देखिए, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट, तो यूनिट अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो आप खुद बताइए, आयतन की यूनिट क्या होती है, मीटर की घात 3। समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीटर क्यूब पर सेकंड का दूसरा नाम होता है क्यूमैक। क्यू मीटर है ना, क्यूमैक, क्यूमैक, इसी का नाम है क्यूमैक, क्यूमैक। ठीक है, बोलिए, इतना सभी समझ पा रहे हैं। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, जिसको हम क्यूमैक भी कहते हैं। ठीक, दूसरी यूनिट आप कह सकते हैं इसकी, मीटर क्यूब को आप लीटर भी कहते हैं, तो लीटर पर सेकंड में भी इसकी यूनिट कह सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड यूनिट इसकी होती है मीटर क्यूब पर सेकंड, इसको हम क्यूमैक कहते हैं। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड बराबर 1 क्यूमैक होता है।
यानी 1 सेकंड में कितने मीटर क्यूब पानी बाहर आ रहा है निकल के किसी पाइप से, वही उसका डिस्चार्ज होता है। यहाँ तक बोलिए सभी को क्लियर है ये चीज़? तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको लिख लीजिए, इसकी यूनिट भी, फॉर्मूला भी, डेफिनेशन, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन आपको याद रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए। इसको हटा दें, समझ के सभी लोग। अब देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला, इसका दूसरा फॉर्मूला थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने इतना तो देख लिया कि जो हमारा Q होता है डिस्चार्ज, Q डिस्चार्ज बराबर होता है हमारा V/T, ये हम समझ चुके, V/T मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पर आप आगे समझिए इसको हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, मापते कैसे हैं। तो मान लो T समय में या T सेकेंड में कोई भी पानी पाइप में फ्लो करके आ रहा था, ठीक, हमने उसको किसी एक बर्तन में एकत्र कर लिया, किसी पाइप से जितना पानी निकल के आ रहा था उसको किसी बर्तन में इकट्ठा कर लिया और उस पानी का हमने क्या किया, पानी का हमने वेट ज्ञात कर लिया, वेट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, यदि वेट ऑफ लिक्विड कह दो आप या फ्लूइड कह दो, वेट ऑफ लिक्विड बराबर कैपिटल W है, कैपिटल W, ठीक है। ये किस में होता है, न्यूटन में, कैपिटल W न्यूटन में पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर हिंदी में, न्यूटन। ये पानी का भार है जिसका हमें डिस्चार्ज ज्ञात करना है। अब वेट के टर्म्स में ध्यान रखिए कैसे हम फॉर्मूला बताएंगे। अब दीजिए इधर ध्यान। अब चूंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी रो बराबर क्या होता है बेटा, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सबने पढ़ा है ये। दूसरा एंड में बात करूं, वेट डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं स्मॉल w बराबर मास की जगह वेट आ जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। हमें बेटा यहाँ वॉल्यूम ही तो चाहिए, हमें तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम निकालो तो ये स्मॉल w इधर आ जाएगा, तो वॉल्यूम v बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, इसलिए लगा दीजिएगा, इसलिए वॉल्यूम v बराबर कैपिटल W अपॉन स्मॉल w। अब स्मॉल w हमारा रोज ही होता है, तो कैपिटल W अपॉन स्मॉल w कह दो, या फिर आप कैपिटल W अपॉन रोजी कह सकते हैं, रोजी। वेट डेंसिटी स्मॉल w बराबर रोजी हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला। तो b की वैल्यू को पुट कर दो आप इसमें, मैंने इक्वेशन 1 बना ली सपोज ये, तो पुट कर रहे हैं हम किसमें, 1 में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपको यहाँ से डिस्चार्ज कितना मिल जाएगा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा एक और आपके सामने, डिस्चार्ज Q बराबर, ऊपर V था, V की जगह में ये रखना है, तो कैपिटल W अपॉन रोजी इंटू में नीचे बेटा T था, T लिख दिया, ये फॉर्मूला हो गया। या फिर आप रोजी की जगह स्मॉल w कह दीजिए, तो कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इंटू T आ जाएगा। ये फॉर्मूला बताइए सभी को समझ आ गया, ये फॉर्मूला सभी को क्लियर हो गया। तो डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लें। एक फार्मूला आपके सामने ये हो गया डिस्चार्ज का, एक फार्मूला ये वॉल्यूम के टर्म्स में, ये वेट के टर्म्स में है। यूनिट यहाँ भी इसकी वही मीटर क्यूब पर सेकेंड ही होगी डिस्चार्ज की यूनिट। हमने वॉल्यूम की जगह बेटा कैपिटल W अपॉन रोजी पुट कर दिया, कैपिटल W अपॉन रोजी, टी यहाँ पहले से था ये आ गया, या फिर हमने कैपिटल W अपॉन स्मॉल w रखा तो यहाँ स्मॉल w हो गया ये। इस तरह से ये दो फार्मूले हो गए हमारे, एक ये दूसरा ये। तीसरा फार्मूला समझिए, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, लिखते रहिएगा आप लोग, हटा दें इसको। चलिए अब इसको हटाते हैं और आगे तीसरा फार्मूला समझिए, इसी का तीसरा फार्मूला, ठीक है। देखिए अगला फार्मूला देखिए, यदि द्रव का वेग वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी जिस किसी भी वेग से लिक्विड फ्लो कर रहा है वो कितना है, स्मॉल b है। यहाँ जो है v ये बेटा वॉल्यूम है, आयतन है, ये स्मॉल b है लिक्विड की वेलोसिटी v, मीटर पर सेकंड में कह सकते हैं आप, मीटर पर सेकंड में कह दीजिए, स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी, या ओनली b लिख के छोड़ सकते हैं। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, जिस किसी भी पाइप में ये फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसका क्रॉस सेक्शन मान लिया स्मॉल a है, एरिया जो है स्मॉल a, ये मीटर स्क्वायर में ले सकते हैं क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। यहाँ तक बोलिए समझ पा रहे हैं सभी। अब चूंकि हमें पता है, जैसे ये कोई पाइप था, ये कोई भी पाइप था जिसमें कोई भी लिक्विड आपका ऐसे फ्लो करके जा रहा था, फ्लो, ठीक। अब मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन आपने मान लिया स्मॉल a था, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली b वेग से चल रहा था, यहाँ से चलना शुरू होता है, सपोज एक सेक्शन मान लिया मैंने AA, इस क्रॉस सेक्शन AA से क्रॉस सेक्शन BB तक आ रहा था चल के,
और जब यहाँ से यहाँ तक चल के आया तो सपोज डैट इसने जो डिस्टेंस कवर कर ली वो डी डिस्टेंस कवर कर ली इसने यहाँ से यहाँ तक की। डी डिस्टेंस कह दो या आप एस कह दो, एक्स एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। डी डिस्टेंस कवर कर ली इसने, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ डिस्चार्ज देख लीजिए। डिस्चार्ज हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्चार्ज का, Q बराबर क्या होता है हमारा वॉल्यूम V अपॉन में T होता है, ये हमने पढ़ा है। उससे पहले आप वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लीजिए तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ लिख दीजिए वॉल्यूम। अब चूंकि वॉल्यूम हम जानते हैं, वॉल्यूम बराबर हमारा एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाता है। कहेंगे सर कैसे, अरे तो हमने पढ़ा है आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना। तो हमने इसको सपोज एरिया बना दिया, ये लंबाई है तो एरिया इंटू लेंथ, जितनी लेंथ कवर हो रही है इसको वॉल्यूम कह देते हैं। बोलिए समझ पा रहे हैं आप लोग। तो मैं यहाँ पर सीधे लिख सकता हूँ क्या, वॉल्यूम V बराबर एरिया इंटू में इसने जितनी डिस्टेंस कवर की है। अगर डी डिस्टेंस चला है तो डी लिख दीजिए, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया तो एस लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप सबको समझ आ रहा है वॉल्यूम बराबर क्या आ गया, ए इंटू डी। ए इंटू डी इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर तो डिस्चार्ज मिल जाएगा हमें। डिस्चार्ज Q बराबर V की जगह A इंटू डी अपॉन में T सॉरी। अब ये D अपॉन T क्या होता है, ये तो एरिया है। दूरी अपॉन समय क्या होता है, दूरी बट्टे समय चाल होता है। चाल मतलब वेलोसिटी कह दो आप इसको बेटा। डी की जगह आप एस डिस्टेंस मान लो, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, लेकिन डी लिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डी ही रहने दो, ठीक है। तो डी अपॉन टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वी हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, क्यू बराबर ए इंटू वी। यहाँ पर वी जो है ये वाला ये वेलोसिटी है, तो एरिया इंटू वेग, इन दोनों का गुणनफल भी क्या कहलाता है, डिस्चार्ज कहलाता है। ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। ये तीन ही मेन फॉर्मूले थे। एक सबसे मेन तो आयतन वाला था, इस आयतन की सहायता से हमने वेट वाला फॉर्मूला निकाला, और इस आयतन की सहायता से ही हमने वेग वाला फॉर्मूला निकाला, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला निकाल लिया। इसका भी बहुत यूज होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में इसका यूज होगा जब हम A1 B1 बराबर A2 B2 निकालेंगे। तो बेटा A क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप है। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है। बोलिए क्लियर है सभी को। ये इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। मैंने इसी फॉर्मूले से आपको ये निकाल के दिखा दिया। आपकी बुक में ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। इसका डेरिवेशन टाइप से नहीं दिखा रखा। मैंने इसको रिलेट करके आपको इसलिए लिख के दिखाया ताकि आप इसे जीवन में भूले ना कभी, दोबारा याद रहे हमेशा कि यहाँ से ये कैसे निकल के आया। मैंने इसी फॉर्मूले से आपको वेट का निकाला है, इसी फॉर्मूले से आपको मैंने ये निकाला है यानी कि वेलोसिटी के टर्म्स में। तो आपको डिस्चार्ज क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। यस, डिस्चार्ज में इतना ही था। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो आप, ये जो V है इस V को क्या कहते हैं, इस V का एक नाम और होता है। मैं इसको हटा दूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। एक छोटी सी नई हेडिंग आप बना सकते हैं, एक छोटी सी नई हेडिंग आप लोग बना लीजिए। इस हेडिंग का नाम लिख लीजिए एवरेज या मीन वेलोसिटी। एवरेज या फिर दूसरा नाम है इसका मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी, एवरेज या मीन वेलोसिटी मतलब जानते हैं, एवरेज जानते हैं किसे कहते हैं, औसत। औसत कह दो, या मीन मतलब मध्य, मध्यमान। तो मैं औसत वेग लिख दे रहा हूँ, सिर्फ औसत वेग हिंदी में, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है बेटा, इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर आप सब देख पा रहे थे। अब चूंकि हमने पढ़ा था क्या, डिस्चार्ज Q बराबर A इंटू वी होता है। यहाँ से B की वैल्यू निकालो, वेग V। तो वेग V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन A। तो ये Q अपॉन A जो आया है ना, इसी को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर जो होता है बेटा डिस्चार्ज अपॉन एरिया होता है, ठीक है। डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी से निकल के आया, बस इसको इधर ले गए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, आप इसे आराम से बता सकते थे, ठीक है। डिस्चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया आप सबको। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जिसका नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसकी यूनिट तो आपको पता है, ये आपका किस में था, Q था आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में, और ये नीचे किस में, मीटर स्क्वायर में। तो स्क्वायर से 2 घात कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड बचेगा। वैसे भी हमें पता है वेग जो होता है हमारा मीटर पर सेकेंड में ही होता है क्लियर। तो अब आपका आता है यहाँ से आगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसको समझते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को, आप इसको नोट कर लीजिए एक बारी। तो देखिए समझते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, हिंदी में इसे सातत्य समीकरण कहते हैं। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है।
एक तो ये कहता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किसे कहते हैं, प्रूव कीजिए, यानी प्रूव करने को भी आती है इक्वेशन ये, और इसके बारे में पूछता है होती क्या है। दूसरा इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से आपको समझना, जब भी आपसे पूछे कंटिन्यूटी इक्वेशन तो ध्यान रखना ये जो इक्वेशन होती है ये एक नियम पर आधारित होती है। वो नियम क्या होता है, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, यह समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। किस पर आधारित है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास जो रहेगा कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहने से मतलब क्या है, इस नियम को थोड़ा समझ लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है द्रव्यमान संरक्षण, यानी कि ऐसा कोई भी नियम जिसमें द्रव्यमान संरक्षित रहे, ना तो घटे उसकी वैल्यू ना बढ़े। यानी कहने का मतलब है जैसे ये कोई पाइप है, अगर इस पाइप में से पानी या कोई भी द्रव फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो द्रव का इस सेक्शन 1 पर जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान सेक्शन 2 पर होगा, उतना ही द्रव्यमान सेक्शन 3 पर होगा। द्रव्यमान जो रहेगा समान रहेगा प्रत्येक सेक्शन पर, इसे कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। आप द्रव्यमान कह दीजिए या फिर आप भार भी कह सकते हैं, क्योंकि भार बराबर mg होता है, द्रव्यमान गुणा g। आप सबने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा आपने अच्छे से। तो ध्यान रखना क्या कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर आधारित होती है। और ये नियम क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार यानी इसके अनुसार स्टडी फ्लो के लिए, अब स्टडी फ्लो आप सब जानते हैं, इससे पहले पार्ट में आपको स्टडी फ्लो के बारे में पढ़ाया गया था। हिंदी में अपरिवर्ती प्रवाह कहते हैं, जिस पर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है समान रहती है, एक ऐसा फ्लो, उसमें क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी फ्लो के लिए किसी पाइप की प्रत्येक यानी क्रॉस सेक्शन से इकाई समय में गुजरने वाले द्रव का जो भार होता है वो समान होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, क्या होगा, द्रव का भार समान होगा। या तो आप द्रव का भार कह दीजिए या फिर आप द्रव्यमान कह दीजिए, एक ही मतलब है। समझ आ रहा है इतना, यानी पहले सेक्शन पर, दूसरे पर, तीसरे पर, सभी सेक्शंस पर द्रव का जो भार है वो समान रहेगा। ये होती है आपकी क्या, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। समझ पा रहे हैं। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन जब इस पर आधारित है तो इसी की सहायता से हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक, अब समझिए इसके बारे में। यहाँ हमने एक डायग्राम दिखा रखा है, डायग्राम के बारे में भी मैंने 2 लाइन लिख दी है जिससे कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। जैसे इसमें मैंने क्या कर रखा है, ये एक पाइप ले रखा है, कोई एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। यहाँ पर A1 एरिया, यहाँ पर A2 एरिया, यहाँ पर A3 है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, यानी इसका एरिया कम होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि चित्र में बदलती हुई अनुप्रस्थ काट का एक पाइप दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, एक पाइप दिखाया गया है जिसकी अनुप्रस्थ काट बदल रही है। ठीक है, पाइप द्रव से पूरा भरा हुआ बह रहा है, यानी ये जो पाइप है ना इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये पूरा पानी भरा हुआ है और इस तरह से बह रहा है आगे की तरफ। ठीक है, आगे लिखा है, माना पाइप के सेक्शन 1, 1, 2, 2, 3, 3 के क्षेत्रफल, ये 1, 1 सेक्शन है, ये 2, 2 सेक्शन है, ये 3, 3 सेक्शन है। इनके जो एरिया है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, एंड इन पर जो वेलोसिटी है, इस पहले सेक्शन, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा पहला सेक्शन है, इस पर जो वेलोसिटी है वो V1 है, वेग जो है क्या है, V1 है। दूसरे वाले सेक्शन पर वेग V2 है, तीसरे सेक्शन पर वेग V3 है। ये तो वेलोसिटी हो गई। अब हम नियम कौन सा लगाने वाले हैं बेटा, हम लगाएंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी हम तीनों सेक्शन पर भार निकालेंगे और उनको बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले पहले सेक्शन से गुजरने वाले द्रव का भार निकालेंगे। क्या, पहले सेक्शन से प्रति सेकंड में बहने वाले द्रव का भार लिख देते हैं। सेक्शन 1 से प्रति सेकंड समय में, प्रति सेकंड समय में बहने वाले द्रव का भार, द्रव का भार बता दीजिए बेटा, द्रव का भार क्या होगा, द्रव का भार बराबर। अब चूंकि हम सब ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, जो डिस्चार्ज Q होता है बेटा, Q बराबर हमने देखा था आयतन अपॉन टाइम था। इसको वेट की फॉर्म में लिखना था, हमने कैपिटल D अपॉन रो जी लिखा था, इनटू में T लिखा था। ये लिखा गया था ना आपके सामने, आप सबने देखा था इसी को, इस फॉर्म में भी हमने लिखा था। तो यहाँ से अगर मैं इस भार को निकालूँ, इसको हटा दो आप, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया, W अपॉन रो जी इंटू T में। तो यहाँ से अगर मैं W निकालना चाहूँ तो रो जी इंटू T को इस साइड ले जाओ, तो क्या यहाँ से हमारा पहले सेक्शन पर जो भार होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से
Q, अब पहले सेक्शन पर डिस्चार्ज हमने सपोज Q1 मान लिया, तो ये Q1 हो जाएगा, Q1 इंटू इस रो जी टी को इधर ले जाओ तो रो1 और G और T हो जाएगा T। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं सभी? यानी कि यहाँ से हमने बाहर निकाला, रो जी टी को इस साइड ले गए। आप चाहें तो साइड में ब्रैकेट में ये फॉर्मूला भी लिख के जरूर दिखा दीजिएगा, चूँकि जो Q होता है बराबर होता है W अपॉन रो जी इंटू में T के। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया बेटा, कैपिटल W की वैल्यू निकाल दी, Q इंटू रो जी इंटू टी, ये निकाल दिया। ठीक, अब यहाँ से हमने Q1 रो1 क्यों लिख दिया, क्योंकि पहले सेक्शन पर डेंसिटी रो1 है और दूसरे पर रो2 रहेगी, तीसरे पर रो3 रहेगी, ऐसे डिस्चार्ज Q1 Q2 Q3 रहेगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आगे समझिए। पहले पर हो गया ये बाहर, अब दूसरे पर देखिए सेक्शन 2 पर इसी प्रकार ऐसे लिख दीजिएगा आप, इसी प्रकार। यहाँ पर और भी आगे चेंज कर सकते हैं आप लोग। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q बराबर, एक और फॉर्मूला लिखवाया था, Q बराबर A इंटू बी होता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला। तो Q की जगह A इंटू बी लिखेंगे तो हम कह सकते हैं क्या, A1 V1 और यहाँ पर क्या बेटा रो1 G इंटू टी। ये सभी समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये पहले पर हो गया, पहले पर सेक्शन पर। मैं इसको W1 बोल दे रहा हूँ, पहला बाहर है ये, पहले सेक्शन पर W1। ठीक, इसी प्रकार लिखिएगा आप, इसी प्रकार, इसी प्रकार सेक्शन 2 से प्रति सेकंड। अच्छा, प्रति सेकंड बोला है ना, तो टी की जगह पर 1 रख दीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा प्रति सेकंड, 1 सेकंड में बात कर रहा है। टी की जगह 1 रख देंगे। प्रति सेकंड समय में बहने वाला द्रव, ये समझ आया, A1 V1 रो1 G। यहाँ रो1 रो2 रो3 पहले अलग अलग लिखेंगे, उसके बाद में कह देंगे जो द्रव है ये इनकम्प्रेसिबल है, तो उसका डेंसिटी भी सेम हो जाएगी। चाहे तो आप यहाँ भी लिख के दिखा सकते थे कि द्रव जो आपका इनकम्प्रेसिबल है तो रो सभी सेम हो जाएंगे, हम लास्ट में लिखेंगे इस चीज़ को। यहाँ तक बोलिए समझ पा रहे हैं? यानी पहले सेक्शन से 1 सेकंड में जितना द्रव बह रहा है उसका बाहर, ये समझ आ गया सभी को। इसके बाद ये फॉर्मूले साइड में जरूर लिखिएगा, जरूर लिखे से Q बराबर AB होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले की हेल्प से ही आया है निकल के। इसी प्रकार बेटा W2 क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा A2 B2 और यहाँ पर रो2 G इंटू टी की जगह तो 1 हो ही जाएगा, तो 1 को हटा दो, ये हो गया। ठीक, एंड W3 क्या आएगा, W3 आ जाएगा यहाँ से आपका A3 B3 रो3 इंटू में G। यहाँ तक बताइए क्लियर है सभी को? ये तीनों चीज़ समझ आ गई। अब चूंकि क्या है, बाहर समान है, तो लिख दीजिए इसको क्या, तीनों सेक्शन पर, तीनों सेक्शन पर द्रव का भार समान है। जब तीनों सेक्शन पर बेटा द्रव का भार समान है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ से आगे लिख रहे हैं इधर, W1 बराबर W2 बराबर W3। तीनों वैल्यूज को यहाँ लिख दीजिए क्या क्या है। पहली है A1 V1 रो1 G बराबर A2 B2 रो2 G बराबर A3 V3 रो3 G। ठीक है, G तो बेटा सब जगह से कट जाएगा। अब यहाँ एक लाइन और लिख देना आप, क्या, माना द्रव इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल। बेटा इनकम्प्रेसिबल का मतलब जानते हैं सभी, असंपीड्य, यानी जिसे दबाया ना जा सके, और जिसको दबा नहीं सकते तो उसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। आप सबको पढ़ाया गया था, जैसे ये कोई भी आपका फ्लूइड भरा हुआ है, जब हम इसको यहाँ से दबाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम पहले है बाद में भी वही वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता बेटा, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब जब आयतन चेंज नहीं हो रहा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी सेम रहती है, सेम सभी सेक्शंस पर, तो डेंसिटी सेम हो जाएगी। इसीलिए क्या हो जाएगा, रो1 बराबर रो2 बराबर रो3, डेंसिटी भी सेम होगी जिसको हमने रो मान लिया। ये काम आप यहाँ भी कर सकते थे स्टार्टिंग में लिख करके कि माना जो द्रव है आपका वो इनकम्प्रेसिबल है, इसीलिए सब जगह रो लिखते, लेकिन फिर आप ये कहते सर डायरेक्ट आपने हर जगह रो क्यों ले लिया। मैंने इसलिए यहाँ दिखा दिया आपको, इनकम्प्रेसिबल द्रव है इसलिए सभी रो1 रो2 रो3 को बराबर रो रख दिया। जब सबको रो रखेंगे तो सब कट जाएगा। A1 B1 ये हो गया रो जी बराबर A2 B2, ये भी हो गया रो जी बराबर A3 B3, और ये भी क्या हो गया बेटा, रो जी। तो रो जी तीनों जगह से कैंसिल हो गए, बच गया आपके पास A1 V1 बराबर A2 B2 बराबर A3 B3। डेट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये जब तीनों बराबर हैं
तो हम यहाँ से कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। यही हमारा कहलाता है बेटा कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, यही हमारा 77 समीकरण होता है। उम्मीद है ये आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तीनों सेक्शन पर अलग अलग वेट निकाल लो, तीनों को बराबर रख दो, आपको आराम से Q1 Q2 Q3 मिल जाएगा। तो एक लाइन में मैं ये कह सकता हूँ कंटिन्यूटी इक्वेशन एक वह इक्वेशन होती है जो यह दर्शाती है कि किसी भी बदलते हुए क्रॉस सेक्शन के पाइप में प्रत्येक सेक्शन पर पानी का जो डिस्चार्ज होता है, यानी द्रव का जो डिस्चार्ज होता है वो सेम रहता है। प्रत्येक सेक्शन पर क्या रहता है, डिस्चार्ज सेम होता है। यही क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाता है। और ये द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। बोलिए क्लियर है सभी को ये? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पेपर में, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए समझते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये राजस्थान पॉलीटेक्निक और बिहार पॉलीटेक्निक के एग्जाम में ये पूछा गया था। हो सकता है यूपी के एग्जाम में भी पूछ लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। लिखा है एक टेपरिंग पाइप के एक सिरे पर व्यास 10 सेंटीमीटर है। यानी पाइप कैसा है, टेपरिंग पाइप है। टेपरिंग पाइप मतलब एक सिरा तो इसका बड़ा होगा, दूसरा सिरा छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं कह रखा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। फिलहाल अभी के लिए हम बना लेते हैं इस तरह से कोई एक पाइप यहाँ बना देते हैं इस तरह से। ऐसा कोई भी पाइप है, एक टेपर्ड पाइप है जिसका एक सिरे का व्यास ज़्यादा है। सपोज इस साइड का ज़्यादा मान लो, इस साइड का कम है, ठीक। ऐसा ये कोई भी पाइप है और इसमें से पानी फ्लो कर रहा था। सपोज यहाँ से पानी एंटर करता है, वो पहला सेक्शन मान लिया आपने, ये वाला प्रवेश कर रहा है जिस सेक्शन पर, पहला वाला ये, और ये सेक्शन आपने दूसरा सेक्शन मान लिया जहाँ से बाहर निकलेगा पानी। इधर से तो पानी एंटर कर रहा है, इधर को एंटर कर रहा है, और यहाँ से पानी बाहर निकल के आ रहा है इस साइड को, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरह से द्रव इधर से प्रवेश कर रहा है, इधर से बाहर निकाला था। जिस सिरे पर प्रवेश कर रहा है वहाँ पर व्यास दे रखा है कितना, एक सिरे पर व्यास 10 सेंटीमीटर मान लिया। प्रवेश करने वाले सिरे पर व्यास कितना, 10 सेंटीमीटर है। पाइप के दूसरे सिरे से पानी 100 लीटर प्रति सेकंड की दर से निकल रहा है। मतलब यहाँ पर रेट दे रखा है, फ्लो का रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज दे रखा है 100 लीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 100 लीटर निकलता है यहाँ से पानी, ठीक है। आगे बोला है पानी पाइप में 10 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे से प्रवेश करता है, यानी इससे प्रवेश कर रहा है किससे, 10 सेंटीमीटर वाले व्यास से। यदि निकास के समय पानी का माध्यमान वेग 20 मीटर पर सेकंड रखना हो, निकास मतलब जहाँ से पानी एग्जिट कर रहा है यहाँ से, यहाँ पर वेग दे रखा है मतलब B2 की वैल्यू दे रखी है ये। तो इस सिरे पर पाइप का आवश्यक व्यास ज्ञात कीजिए, यानी इस सेकंड वाले सिरे पर आपको व्यास बताना है। और आगे बोला है प्रवेश के समय पानी का माध्यमान वेग भी ज्ञात कीजिए, यानी पहले सेक्शन पर वेग ज्ञात करना है। यहाँ तक बोलिए क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को? एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पर गिवन डेटा लिख करके क्या क्या दिया है, क्या पूछा है। गिवन डेटा में आप देख पा रहे हैं जहाँ पर पानी प्रवेश कर रहा है वहाँ पर व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। लिख देंगे यहाँ पर प्रवेश पर, प्रवेश मतलब बेटा एंटर कर रहा है, यहाँ पर प्रवेश पर पाइप का व्यास, इसको हम D1 बोल दे रहे हैं। D1 पहले सेक्शन पर डाया D1, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर मतलब हो गया 0.10 मीटर, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। पाइप के दूसरे सिरे से पानी इतनी दर से निकल रहा है, जो रेट है रेट ऑफ फ्लो, यानी कि निकलने की दर कह दो या प्रवाह की दर, इसी को बेटा हम विसर्जन कहते हैं, यानी Q बोलते हैं इसको, Q। हालांकि यहाँ पर Q2 की वैल्यू दे रखी है दूसरे सेक्शन पर Q, और कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है कि पहले सेक्शन दूसरे सेक्शन दोनों पर डिस्चार्ज सेम होता है। तो मैं डायरेक्ट Q लिख दे रहा हूँ, जो 100 लीटर पर सेकंड दिया है। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे, 10 की घात -3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया ये। यहाँ तक बोलिए समझ आ रहा है सभी को? ये इतना सभी को क्लियर है भाई? आगे पढ़िए क्या लिखा है फिर इसमें। यहाँ लिखा पानी 10 सेंटीमीटर वाले से प्रवेश कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यदि निकास के समय पानी का माध्यमान वेग, निकास पर, यहाँ लिख देते हैं बेटा निकास पर पानी का वेग, पानी निकल किससे रहा है, दूसरे सेक्शन से निकल रहा है ना, मतलब V2 दे रखा है। V2 कितना दे रखा है बेटा, 20, ये मीटर पर सेकंड में पहले से ही।
इस सिरे पर पाइप का वेग रखना हो तो इस सिरे पर पाइप का आवश्यक व्यास ज्ञात कीजिए। किस सिरे पर? निकास वाले सिरे पर। तो निकास पर पाइप का व्यास डेट मीन्स बेटा D2 हमें फाइंड आउट करना है। साथ में ये भी बोला प्रवेश के समय पानी का माध्यमान वेग, प्रवेश पर पानी का वेग, प्रवेश पर पानी का वेग, प्रवेश पहले सेक्शन से कर रहा है तो पहले सेक्शन पर पानी का वेग भी बताना, V1 बताना है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैंने ये डायग्राम से आपको इसलिए समझा था ताकि ये समझ आ जाए डेटा क्या दिया है, क्या पूछा है। अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, आप इस तरह का डायग्राम एक बना लीजिएगा अपनी समझदारी के लिए। अब आपको यहाँ से आगे हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसको, ठीक। सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन से। कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या होता है बेटा? जो Q होता है बराबर रहता है, मतलब A1 V1 बराबर A2 V2 होता है। पढ़ा है सबने? यही तो बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन में, Q1 बराबर Q2 या फिर A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? यस, हमें D1 दिया बेटा, D1 दिया तो हम A1 बता सकते हैं, एरिया A1 बता सकते हैं क्या हम? D1 दे रखा है तो A1 बता सकते हैं। A1 क्या? π/4 D1 का स्क्वायर। ये सबको पता होगा इस फॉर्मूले के बारे में। तो π/4 D1 की वैल्यू कितनी है बेटा? D1 0.10 है, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर की हेल्प से और एरिया देखिए पहले सेक्शन पे कितना आ रहा है। π/4 इंटू में 0.10 इसका स्क्वायर, 1 मिनट, 0.10 का स्क्वायर इक्वल कर दिया। ये आया 7.A1 जो आ रहा है 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया ये, ठीक है, ये एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर में आएगा। समझ आ गया सभी को? ये A1 निकल गया, Q पता है, B1 बता देंगे। एक आंसर तो मैं यहाँ से डायरेक्ट मिल गया, लिख लीजिए। V1 बराबर क्या आ जाएगा? Q/A1 वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर। Q की वैल्यू आप देखिए कितनी है, Q दे रखा था ये वाला 100 इंटू 10⁻³ और A1 कितना? ये रहा 7.85 10⁻³ 10⁻³ से -3 कट जाएगा 100, यानी 100/7.85 कीजिए, 12.738 आ रहा है। V1 जो आ रहा है 12.738 मीटर पर सेकंड कह दीजिए। एक आंसर बेटा हमें मिल गया। बोलिए क्लियर है इतना? एक आंसर मिल गया। दूसरा आंसर निकालना है, देखो B2 हमें पता है, A2 निकालना है पहले, तभी तो D2 निकलेगा। V2 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से लिखिएगा क्या? यहाँ से लिखिए एंड करके लिख दीजिए एंड। यहाँ से देखिए B2 का फॉर्मूला है, या फिर A2 निकालना है हमें। यहाँ से A2 बराबर देखिए क्या आएगा, A2 बराबर B2 को इधर ले गए तो Q/B2। यहाँ पर Q और B2 की वैल्यू पुट कीजिए। Q की वैल्यू कितनी है? Q दे रखा था 100, ये रहा 100 इंटू 10⁻³ और बेटा B2 कितना? B2 ये रहा 20 का मतलब 20 पंजे 105 बार कटेगा, 5 इंटू 10⁻³ ये एरिया आया है A2, तो इसको मीटर स्क्वायर में लिख देंगे। अब चूंकि एरिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, π/4 D², तो π/4 इसको D2 का स्क्वायर कह दीजिए, बराबर कितना है? ये 5 इंटू 10⁻³ है, ये देख लीजिए इसके बराबर। एरिया की जगह ये फॉर्मूला लिख दिया, इसको इस साइड ले जाओ तो यहाँ से हमें मिल जाएगा D2 का स्क्वायर, जो कितना आएगा 4 का मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड 20 हो गया। 20 गुणा, अरे 4 पंजे 20 हो गया 20 इंटू में 10⁻³ या ये कर लीजिए 20 हो गया, 10 की घात 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 और डिवाइड बाई 1000 पाई। तो यहाँ से जो आ रहा है D2 का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, D2 का स्क्वायर बेटा नेगेटिव आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, स्क्वायर आया है ये, ठीक है। D2 का स्क्वायर जो आया है वो 6.36 इंटू 10⁻³ आया है, ये D2 का स्क्वायर आया है। इस स्क्वायर को इस साइड लाएंगे हम तो रूट बन जाएगा इधर आके, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं इसको बेटा, रूट बन जाएगा इधर आके। तो यहाँ से इस रूट की वैल्यू निकाल दो, इसका रूट निकाल दो, रूट दबा के आंसर बराबर 0.079। ये जो आ गया यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूँ,
डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जगह कम है इधर, 0.079797 ये मीटर में आ गया। इसको अगर आप mm में लिखना चाहें 1000 से डिवाइड कर दीजिए, या सेंटीमीटर में था हमारा, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से नहीं मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यहाँ जाएगा पॉइंट, तो 7.97 सेंटीमीटर आ गया जो डायामीटर था। दूसरा आंसर ये आ गया D2। बोलिए कुछ था इसमें, आराम से आपने कर लिया ये। उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ के बाद से इस साइड सॉल्व किया हमने। क्लियर हो गया सभी को ये? चलिए इसको हटाते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं जो दिल्ली पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन ये है और ये दिल्ली के पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया था। लिखा 0.3 मीटर व्यास का एक पाइप चित्र के अनुसार 0.1 मीटर तथा 0.2 मीटर व्यास की दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। मतलब ये कोई एक पाइप था जिसका ये जो पाइप आ रहा है ना, इसका डायामीटर दे रखा है 0.3 मीटर, यहाँ लिख भी दिया है D1। अब ये आगे चल के दो अलग अलग ब्रांच में टूट गया, एक इस साइड को ब्रांच जा रही है, दूसरी इस साइड को। यहाँ लिखा है चित्र के अनुसार, मतलब आपको ये चित्र दिया जाएगा। तो इस चित्र के अंदर लिखा था D1 बराबर 0.3 मीटर है, B1 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड है, D2 बराबर 0.1 मीटर था, B2 निकालना है, D3 बराबर 0.2 मीटर है और B3 निकालना है। इस चित्र के अनुसार ही समझ लीजिए ये चीज़ है सिर्फ, बाकी सब क्वेश्चन में भी यही सब लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप सबको कंटिन्यूटी इक्वेशन बताई गई थी कि किसी भी पाइप में जब पानी एंटर करता है तो जितने डिस्चार्ज से एंटर करता है उसी डिस्चार्ज से ये एग्जिट होगा, ये आपको बताया गया था। तो लिख दीजिए यहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी सततता समीकरण। और कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या बताया गया था आपको कि यहाँ पर पहला सेक्शन है, तो पहले सेक्शन का जो डिस्चार्ज होगा बेटा Q1, यानी जिस डिस्चार्ज से पानी इसमें एंटर किया है उसी डिस्चार्ज से एग्जिट होगा। और एग्जिट दो रास्तों से हो रहा है, इधर से कुछ इधर से, तो जितना एग्जिट हो रहा है ना बेटा ये दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे। अब यहाँ गलती से ऐसा मत कर दीजिएगा Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर यहाँ से तो पानी एंटर कर रहा है, यहाँ से पानी अंदर एंटर कर रहा है और दो अलग अलग रास्तों से निकल रहा है। एक तो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है इस साइड से, और एक इधर से निकल रहा है। तो जहाँ से निकल रहा है ना, तो ये दोनों निकलने वाले पार्ट जुड़ जाएंगे। प्रवेश करने वाला जो सेक्शन है बराबर में निकलने वाले सेक्शंस, तो निकलने वाले सेक्शन पर डिस्चार्ज Q2 प्लस Q3 होगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? ध्यान रखेंगे इतना सभी। अब आपको दिया क्या है, D1 D2 D3 तीनों वैल्यू दे रखे हैं, तीनों के एरिया हम निकाल सकते हैं आराम से। हम बेटा A1 बता सकते हैं, A1 हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर। तो π/4 और D1 यहाँ कितना दे रखा है 0.3 मीटर, तो 0.3 कर दीजिए इसका स्क्वायर, बराबर कीजिए, आपको यहाँ से A1 मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कीजिए पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, तो ये आ रहा है 0.0706 इतना कर दीजिए मीटर स्क्वायर, ठीक है? बहुत बढ़िया। आगे A2 π/4 D2 का स्क्वायर, तो π/4 बेटा D2 कितना है, D2 0.1 है, 0.1 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये आ रहा है 7.85 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद A3 निकालिए, ऐसे ही A3 आएगा π/4 D3 का स्क्वायर, मतलब π/4 D3 0.2 दे रखा है, D3 यहाँ पर बेटा 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा, ये पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, तो ये 0.0314 है, 14 तक लिख सकते हैं आप लोग। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये चीज़ सभी को समझ आ गई भाई? ठीक है, चलिए तीनों एरिया निकल गए। अब आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, पाइप में पानी 3 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, B1 दे रखा है। यदि दोनों शाखाओं में पानी का वेग समान हो, क्या कह रखा है, बाकी जो दोनों ब्रांच है ना इनमें वेग समान है, यानी V2 और V3 बेटा सेम है, V2 और V3 सेम है, V2 V3 सेम है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए,
फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सब जानते हैं क्या, चूँकि हमें पता है जो हमारा ये होता है A1V1 बराबर क्या होता है बेटा, A2V2 A3V3, यही तो होता है। तो यहाँ ये भी लिख लीजिए, आपको क्या क्या पता है, आपको यहाँ पर A1V1 पता है, क्यू पता है क्या, क्यू नहीं पता, क्यू निकाल लीजिए। चलिए क्यू निकाल लेते हैं। डिस्चार्ज Q1 बराबर क्या हो जाएगा, A1V1। अब चूंकि हमें A1V1 पता है इसलिए हम इससे निकाल सकते हैं आसानी से A1V1 लगाइए। A1 कितना है, पहले का एरिया ये रहा 0.07068 इंटू V1 बेटा 3 दे रखा था, 3 ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमें Q1 मिल गया, Q1 की वैल्यू मिल गई। यहाँ से देखिए लिख देते हैं Q1 कितना आएगा, 0.07068 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल कर दिया, ये आ गया 0.2120। तो 212 लिख दीजिए बस, डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकंड में हो गया। ठीक है बेटा, 0.212 सही आ रहा है, हाँ सही है, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया। अब यहाँ तक समझ आया। अब इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, आप लोग यहाँ पर पुट कीजिए ऊपर। तो मैं ये डायग्राम मिटा दूँ क्या, ये डायग्राम मिटा दूँ, इसमें जो ज़रूरी चीज़ थी हमें पता चल गई। डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब जो फॉर्मूला है ना, मैं इसमें इन वैल्यूज़ को लिख दे रहा हूँ। Q1 क्या होता है, A1V1, Q2 क्या होता है, A2V2 प्लस में A3V3। अब आपको पता है B2 और B3 सेम है, चूँकि B2 B3 सेम है तो इसको भी B2 लिख दो या इसको B3 लिख दो, दोनों को सेम। इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके, 0.212 आया है ये। यहाँ से आप क्या कर दीजिए बेटा, ये A2 प्लस A3 हो गया, और यहाँ से आपने ये भी B2 लिख दिया, तो B2 कॉमन ले लिया, मतलब B2 B3 सेम है ना, तो मैंने इसको भी B2 कह दिया। कोई सा भी लिख दो, या तो इसे B3 कर दो या ऐसा B2, इसको बाहर ले लिया। अब A2 प्लस A3 हमें पता है ऑलरेडी, A2 भी पता है, A3 भी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से B2 मिल जाएगा। तो V2 हम निकाल देते हैं, 0.212 अपॉन में A2 प्लस A3 की वैल्यू लिख देते हैं। A2 ये है 7.85 इंटू 10⁻³ प्लस में A3 कितना है 0.0, अच्छा -3 को भी पावर की फॉर्म में से नॉर्मल फॉर्म में लिख लो, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.007, 3 के बाद पॉइंट हो गया ना, और 85 प्लस ये कितना था 0.0314, ये आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से हमें V2 मिल जाएगा, और V2 मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सब कुछ मिल गया। 0.212 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 0.00785 प्लस में 0.0314 ब्रैकेट क्लोज इक्वल कर दिया, 5.4 आ रहा है बेटा, 5.4 मीटर पर सेकंड आ गया V2 की वैल्यू। अब जितना V2 है उतना ही V3 होगा, सेम है V2 V3, तो V3 भी यही होगा जो V2 है, तो लिख देते हैं यहाँ पर V3 और V2 दोनों बराबर थे ना, इसलिए V3 बराबर V2 है, और बराबर आ गया कितना 5.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बताइए, पूछा क्या है हमसे, पूछा है इन शाखाओं में प्रवाह की दरें ज्ञात करें, मतलब Q2 Q3 पूछा है बेटा। Q2 बराबर A2B2 हो जाएगा, और Q3 बराबर A3B3 हो जाएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क चीज़ है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। Q2 क्या आएगा A2B2, A2 की वैल्यू ये वाली रखनी है आपको, और V2 की वैल्यू ये वाली रखनी है, ये वाली, दोनों का मल्टीप्लाई करना, Q2 मिल जाएगा। ऐसी A3B3 क्या हो जाएगा बेटा, A3 आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है A3 की जगह पर, B3 की जगह यही वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई करना, बहुत आराम से कर लेंगे इसको, मुझे उम्मीद है सभी लोग, ठीक है। तो आप लोग करके और इनके जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिएगा। आंसर क्या करेंगे आप, कमेंट्स में इसके आंसर जरूर मेंशन करें कि क्या आया है आपका आंसर, ठीक है। मैं रिप्लाई दे दूंगा आपका सही है गलत है, बस छोटा सा आपको कैलकुलेशन छोड़ दिया। इसको हटाते हैं, अब अपने नए टॉपिक की ओर मूव करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन भी हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने क्वेश्चन आपको एकदम हाई लेवल वाले कराए हैं जो पेपर में पूछे गए, आसान क्वेश्चन मैंने खुद नहीं कराए, इतना टाइम ही नहीं है, मेन क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अब मुझे लगता है आपको ये टॉपिक भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसको हटाते हैं और अपने 1-2 टॉपिक और बचे मेन उन्हें कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए अब समझते हैं एनर्जीज ऑफ लिक्विड, यानी द्रव की ऊर्जाएं। अब ये द्रव की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बर्नौली की इक्वेशन बिना इन एनर्जी के आपको समझ नहीं आएगी,
इसीलिए इन एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बर्नौली की इक्वेशन में ये तीनों की तीनों एनर्जी यूज होंगी, इसलिए हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। बहुत कम टाइम में जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बर्नौली इक्वेशन में इनका यूज है, तो इसीलिए इनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले टाइप की एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी। दूसरा नाम इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, या फिर इसको डेटम एनर्जी भी कहते हैं, यानी स्थैतिक ऊर्जा या आधार ऊर्जा, पहला टाइप। दूसरा पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तीसरा पढ़ेंगे प्रेशर एनर्जी यानी दाब ऊर्जा। ये तीन एनर्जी हैं जो कि किसी भी लिक्विड में होती हैं, ठीक है। तो आपने इनके बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में, स्टैटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थैतिक ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी किसी भी, वहाँ हमने ठोस पढ़ा था फिजिक्स में, जो हमने पढ़ा था वहाँ ठोस पदार्थ होता था, तो किसी भी ठोस पदार्थ की एक उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती थी, जिसे हम mgh बोलते थे, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला स्टैटिक एनर्जी का mgh होता था। आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, जैसे हाफ mv² पढ़ते हैं हम लोग। और प्रेशर एनर्जी आपके लिए नया है, इसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तीनों तरह की एनर्जी है, ध्यान से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टैटिक एनर्जी के बारे में, दूसरा इसको डेटम एनर्जी भी कहते हैं। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा। तो किसी भी द्रव की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे स्टैटिक एनर्जी कहेंगे। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है उसे उस वस्तु की स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं, यानी स्टैटिक एनर्जी कहते हैं। अब इसको डेटम एनर्जी क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे हम क्या करेंगे, कोई भी जैसे हमारा ये पाइप था जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, इस तरह से पानी फ्लो कर रहा है ये, और मान लिया इस पाइप का जो सेंटर है वो यहाँ पर है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी एक डेटम लाइन मान लेंगे। डेटम लाइन मतलब कोई एक क्षैतिज तल हमने मान लिया अपने से। ये जो डेटम लाइन हमने मानी है, इस डेटम लाइन से इस पाइप के सेंटर तक की जितनी ऊंचाई होगी ना, इस ऊंचाई जेड कह दिया सपोज हमने, इस ऊंचाई के पदों में हम इस स्टैटिक एनर्जी को दर्शाते हैं, या फिर हम डेटम एनर्जी को दर्शाते हैं। इसीलिए इसको डेटम एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है ये डेटम लाइन है। तो डेटम लाइन से किसी भी ऊंचाई पर द्रव में जो ऊर्जा निहित रहती है उसको क्या कहते हैं हम, स्टैटिक एनर्जी या डेटम एनर्जी कहते हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है आगे कि यह ऊर्जा किसी माने हुए क्षैतिज तल यानी डेटम लेवल से द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करती है। डेटम लेवल से द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करती है। अगर ये जेड का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी ही डेटम एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूं डेटम लाइन पर कितनी होती है डेटम एनर्जी, तो 0 होती है, क्योंकि जेड बराबर 0 हो जाएगा इस लाइन पर। तो डेटम लाइन पर डेटम एनर्जी 0 होती है। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी लोग, इतना क्लियर है सभी को। अब यहाँ मैंने लिखा है, माना W न्यूटन का द्रव किसी क्षैतिज तल से जेड मीटर ऊंचाई पर है। तो जैसे ये कोई द्रव है, ठीक है, इसका भार दे दिया W न्यूटन है। कितना है बेटा, W न्यूटन इसका भार है, और ये किसी भी डेटम लेवल से या डेटम लाइन से जेड मीटर ऊंचाई पर है। तो इस द्रव की बतानी है आपको, इस द्रव की ये स्टैटिक एनर्जी क्या होगी, बोलते हैं, लिख दें, W न्यूटन के द्रव की स्टैटिक एनर्जी, या तो आप स्टैटिक एनर्जी कह दो बेटा, स्टैटिक एनर्जी, या आप स्थैतिक ऊर्जा कह दो हिंदी में। स्टैटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हमने देखो फॉर्मूला पढ़ा है क्या, मैं ब्रैकेट में इधर लिख देता हूँ चूँकि हमने पढ़ा है। जो हमारी ये स्टैटिक एनर्जी होती है बेटा, स्टैटिक एनर्जी, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है mgh होता है। क्या होता है बेटा, mgh होता है। mg मतलब भार हो गया, तो भार की जगह हमने w लिख दिया, इंटू h मतलब हाइट होता है। यहाँ पर हाइट हमने z मीटर ले रखा है, तो z से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी। तो ये क्या आ जाएगी आपकी, w इंटू जेड, ये आ जाएगी स्टैटिक एनर्जी W न्यूटन के द्रव की, W न्यूटन के द्रव की। बोलिए यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब अगर मैं बोलूँ 1 न्यूटन भार के द्रव की, बताओ कितनी, 1 न्यूटन भार के द्रव की स्टैटिक एनर्जी, 1 न्यूटन की स्टैटिक एनर्जी W की जगह 1 हो जाएगा, तो ओनली Z बचेगा, 1 इंटू जेड, या आप केवल Z कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, केवल Z। ये केवल Z मतलब यहाँ पर क्या था बेटा, हाइट था या ऊंचाई थी एक तरह की। तो हम जो हमारी डेटम एनर्जी होती है ना, इसको Z के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओनली Z के पदों में। बोले यहाँ तक सभी को क्लियर है ये, यहाँ तक बता दीजिए सभी को समझ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ऊपर,
वो आप लोग याद कर लीजिएगा, या फिर इधर लिख देते हैं। ये समझ आ गया W इंटू जेड कैसे आया। mg हमारा भार होता है, हाइट होती है h, तो h की जगह हमने z लिख दिया। यहाँ एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा इसके लिए, छोटा सा फार्मूला। वो फार्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा फार्मूला आपका यहाँ पर द्रव की स्थैतिक ऊर्जा, द्रव की स्थैतिक ऊर्जा बराबर जो होती है वो होती है जेड मीटर द्रव की, जेड मीटर स्थैतिक द्रव शीर्ष कह दीजिए, जेड मीटर स्थैतिक द्रव शीर्ष। यानी अपनी भाषा में हम बोलें इसको, तो हम अपनी भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, ये जो होता है ना जेड आपका, ये होता है स्टैटिक हेड। क्या होता है बेटा, ये जेड जो होता है ये स्टैटिक हेड होता है, स्टैटिक हेड। तो जो हमारी स्टैटिक एनर्जी होती है ना, उसको स्टैटिक हेड के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। यानी जब भी आपसे किसी भी द्रव की स्टैटिक एनर्जी पूछेगा तो ध्यान रखना, डेटम लाइन से जितनी भी मीटर हाइट पर ये प्रेजेंट होगा, उस हाइट की जो वैल्यू होगी वही स्टैटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, जेड। ठीक है, स्टैटिक हेड कहते हैं इसको, इसको स्टैटिक हेड कहते हैं। आगे काइनेटिक हेड पढ़ेंगे, फिर प्रेशर हेड पढ़ेंगे, और इन तीनों को जोड़ते हैं ना तो वो टोटल हेड जो आता है कैपिटल H बराबर ये पी जेड आ गया आपका, प्लस में आगे पढ़ेंगे आप B²/2G आएगा, प्लस में प्रेशर हेड आएगा P। इन सब का योगफल टोटल एनर्जी होता है, और टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाती है, तो वो आपकी बर्नौली इक्वेशन आ जाती है। तो फिलहाल आप केवल स्टैटिक एनर्जी को नोट कर लीजिए, जो स्टैटिक एनर्जी आपके सामने लिखी है इसको एक बार ही लिख लीजिए आप लोग, फिर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी समझा देते हैं। अब देखिए समझते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो नाम से ही पता चल रहा है गतिज ऊर्जा यानी गति के कारण जो ऊर्जा होगी, तो किसी तरल में उसकी गति के कारण, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है उसे उस तरल की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति सभी जानते हैं, गति मतलब वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मोशन में है। तो कोई भी फ्लूइड अगर मोशन में है तो उसकी उस वेलोसिटी के कारण, उस मोशन के कारण जो एनर्जी उसमें होगी उसे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ पा रहे हैं। अब आगे समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है एंड इसको हम हेड के टर्म्स में क्या कहते हैं। जैसे हमने पीछे स्टैटिक एनर्जी को बोला था स्टैटिक हेड, ऐसे ही हम काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे माना W न्यूटन, हिंदी में लिख देते हैं न्यूटन, W न्यूटन भार का द्रव V मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। किससे गति कर रहा है? W न्यूटन भार का द्रव V मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। मीटर पर सेकंड, V मीटर पर सेकंड के वेग, यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे वेग, के वेग से गति कर रहा है। अगर V मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो हम सभी जानते हैं गतिज ऊर्जा, बेटा हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है फिजिक्स में, आधे से ज़्यादा बच्चों को याद होगा। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², सभी ने पढ़ा ये फॉर्मूला बेटा। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं अच्छे से W बराबर mg होता है, mg होता है, तो g को इधर ले आओ तो m की जगह W/ क्या लिख देंगे हम? 1/2 इंटू m की जगह W/g लिख देंगे, इंटू में v²। यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी? अब यहाँ लिखेंगे एक न्यूटन भार के द्रव की गतिज ऊर्जा, बेटा 1 न्यूटन भार के द्रव की गतिज ऊर्जा पूछ रहा, तो 1/2 इंटू W की जगह 1 हो जाएगा। ये बोलिए W की जगह क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई लगा लो, नीचे G है और इधर क्या v²। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ b²/2g? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ b²/2g? बोलिए, ये चीज़ सभी को समझ आ रहा है? तो ये जो b²/2g आया है, ये किसी भी तरल की काइनेटिक एनर्जी होती है, उस तरल का जो भार है वो 1 न्यूटन भार होना चाहिए। यहाँ तक बता दीजिए मुझे सभी लोग, सभी को क्लियर है ये? बोलिए, सभी को क्लियर है? तो ये किसी भी द्रव के इकाई भार की गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है बेटा? ये किसी द्रव के
किसी द्रव के इकाई भार की गतिज ऊर्जा, इकाई भार की गतिज ऊर्जा। और इस इकाई भार की गतिज ऊर्जा को जानते हो हम क्या कहते हैं? इसको वेलोसिटी हेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं डियर? वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड, जैसे पीछे हमने उसको स्टैटिक हेड बोला था, इसको वेलोसिटी हेड कहते हैं। वेलोसिटी मतलब वेग और हेड मतलब बेटा शीर्ष। इसको वेग शीर्ष भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग वेग शीर्ष भी कहते हैं। वेग कह दो या गति कह दो, ठीक है। आप वेग कह दो या गति कह दो। बुक में आपकी में गति शीर्ष दे रखा है तो गति लिख लेते हैं, गति शीर्ष या वेग शीर्ष। इंग्लिश में याद रखना वेलोसिटी हेड। तो जो स्टैटिक एनर्जी थी उसको क्या बोला था हमने? स्टैटिक हेड, जेड बोला था। जो काइनेटिक एनर्जी है इसको क्या बोलेंगे हेड के टर्म्स में? वेलोसिटी हेड, b²/2g। मुझे लगता है यहाँ तक आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। बोलिए समझ आ गया हो तो आप नोट कर लीजिए इसको। अब आगे समझते हैं प्रेशर एनर्जी, ठीक है। चलिए देखिए समझ लेते हैं अब तीसरी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है दाब ऊर्जा, यानी जब कोई दाब द्रव पर लगाया जाता है तो उस दाब के कारण द्रव द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को दाब ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। स्टैटिक एनर्जी आपने समझा कि द्रव की स्थिति के कारण, जितनी ऊंचाई तक आप उससे ले जाते थे उसके कारण जो एनर्जी होती थी स्टैटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में देखा था आपने गति के कारण, यानी जिस वेग से गति कर रहा था उसके कारण जो एनर्जी थी गतिज ऊर्जा हो गई। प्रेशर एनर्जी में किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो उस प्रेशर के कारण जो एनर्जी होगी उसे कहेंगे प्रेशर एनर्जी। बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पर हालांकि ये फॉर्मूला है, ये डेराइव होकर के आता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। जिस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा, स्टैटिक एनर्जी में देखा था, स्टैटिक हेड देखा था हमने, जेड था, वैसे ही हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा था वेलोसिटी हेड b²/2g होता है। ऐसे ही हमने तीसरा प्रेशर एनर्जी में देखते हैं जिसे हम प्रेशर हेड कहते हैं, वो होता है p/ρg। p यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी होता है जिसे दाब तीव्रता कहते हैं। ये दाब तीव्रता होता है बेटा, दाब तीव्रता, जो बल बट्टे क्षेत्रफल जिसे आप बोलते हैं वो p है। ये p फॉर प्रेशर इंटेंसिटी। रो डेंसिटी होता है घनत्व, g आप जानते हैं गुरुत्व त्वरण होता है। तो p/ρg को हम दाब शीर्ष कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रेशर हेड बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको इनके नाम याद रखना जरूरी था। अब मैं आपको एनर्जी इक्वेशन बता देता हूँ एक बारी, इसे हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इसको, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब आप लिख लीजिए टोटल एनर्जी या फिर टोटल हेड या बोलेंगे एनर्जी इक्वेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। अगली हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। अगली हेडिंग क्या रहेगी हमारी? अगली हेडिंग रहेगी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी या दूसरा नाम कह दीजिए टोटल हेड, टोटल हेड या तीसरा नाम आप इसको बोल दीजिए एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की एनर्जी इक्वेशन क्या होती है इसको समझ लीजिए। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही। टोटल एनर्जी मतलब संपूर्ण ऊर्जा। तो किसी द्रव की संपूर्ण ऊर्जा, द्रव की संपूर्ण ऊर्जा। अभी आपने बेटा 3 तरह की ऊर्जा पढ़ी थी। पहली स्थैतिक, स्थैतिक ऊर्जा, प्लस दूसरी आपने गतिज ऊर्जा पढ़ी थी, गतिज ऊर्जा, प्लस तीसरी आपने दाब ऊर्जा पढ़ी थी, दाब ऊर्जा। तो आप आराम से बता सकते हैं किसी भी द्रव की जो कुल ऊर्जा होती है वह द्रव की स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इतना समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको एनर्जी इक्वेशन बताऊं, इसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं। अगर मैं टोटल हेड के टर्म्स में लिखूं इसको, टोटल हेड, टोटल हेड जिसे हम कैपिटल H बोल देंगे। स्टैटिक हेड क्या आया था आपका? स्टैटिक हेड बेटा यहाँ पर जेड था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नाम से। टोटल हेड कैपिटल H बराबर क्या आएगा? पहला हमने पढ़ा था स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड कह दो आप या डेटम हेड कह दो। दूसरा हमने वेलोसिटी हेड पढ़ा था, हेड के टर्म्स में वेलोसिटी हेड पढ़ा था। तीसरा हमने बेटा प्रेशर हेड पढ़ा है, प्रेशर हेड। 3 हेड पढ़े थे, तीनों के फॉर्मूले लिख लीजिए। कैपिटल H बराबर ये जेड था, वेलोसिटी हेड b²/2g था, प्लस में प्रेशर हेड p/ρg था। p प्रेशर इंटेंसिटी p अपॉन में ρg।
ये था, ये टोटल हेड हो गया। ये टोटल हेड का जो फॉर्मूला आया बेटा, इसी को हम एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी इक्वेशन ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की एनर्जी इक्वेशन होती है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिर्फ आप इतना सा याद कर लीजिएगा, नाम आपको सबको समझ आ रहा है। स्टैटिक हेड, इसको डेटम हेड भी कह देते हैं। वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी जिसमें आ रहा है उसको वेलोसिटी हेड बोलेंगे। प्रेशर जिसमें आ रहा है उसको प्रेशर हेड बोलेंगे, ठीक है। तो इन तीनों हेड को जोड़ देंगे, टोटल हेड आ जाएगा। इसी को हम एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर आपसे 2 नंबर में एनर्जी इक्वेशन लिखवाने को पूछ ले तो याद हो जाएगा फॉर्मूला। एनर्जी इक्वेशन टोटल हेड जेड कैपिटल एच बराबर जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस पी अपॉन रो जी। सभी को क्लियर है ये चीज़? अब ये आपका कवर हो गया। अब आपका बर्नौली इक्वेशन बचा और बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशंस बचे। अब चूंकि इस लेक्चर में मैं इतना ही रखने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और अभी पूरी तरह मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो पाई है, इसलिए इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। इसका जो बर्नौली इक्वेशन वाला पार्ट है ना, मैं शूट कर लूँगा रात में टाइम निकाल के थोड़ा सा, जब भी थोड़ा सा रिलैक्स मुझे मिलेगा तभी मैं आपको इसका बर्नौली इक्वेशन वाला पार्ट और उसके जो एप्लीकेशंस हैं मुश्किल से 30-35 मिनट में पूरा कवर करा दूंगा आपको। बर्नौली इक्वेशन भी और उसके एप्लीकेशन भी, उसको अलग से एक छोटे से पार्ट में कवर कराएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द इसके अगले पार्ट में। इसके बाद जो मैराथन लेक्चर रहेगा वो 6ठे चैप्टर का रहेगा। सिंगल लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए इसी तरह से जीटेक पॉली के साथ। मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।